चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण गत 10 से 16 दिसंबर तक चला था और दूसरा चरण आज 18 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती जिला और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करती है तथा उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित करती है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की आज घोषणा होने वाली है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जहां चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी। बता दें कि इन दिनों विधानसभा का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। दरअसल नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल इस साल 12 मार्च को समाप्त होने वाला है, जबकि मेघालय और त्रिपुरा का कार्यकाल 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त होगा। इस साल कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होंगे और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा को नवंबर 2018 से भंग कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में होने वाला यह चुनाव 2014 के बाद पहला चुनाव होगा और केंद्र द्वारा आर्टिकल 370 को रद्द करने और 2019 में राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद यह पहला चुनाव होगा। दिल्ली से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के सामने दोनों संदिग्ध से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि नौशाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के भी संपर्क में था और दोनों संदिग्ध पाकिस्तान में बैठे अपने 4 हैंडलर के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, दोनों देश में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क को खड़ा करने की फिराक में थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके से पकड़े गए 2 आतंकवादियों के 4 साथियों की तलाश में छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि मॉड्यूल में 8 लोग शामिल थे और वे सिग्नल ऐप के जरिए सीमा पार बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे। सूत्रों ने कहा कि 2 लोग हथियारों की खरीद करते थे और 2 अन्य उन्हें मॉड्यूल के सदस्यों को आपूर्ति करते थे। पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़े गए 2 आतंकवादियों को हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल की भी आपूर्ति की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस को लेकर हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण कुछ घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो ने इसको लेकर जानकारी शेयर की है कि 19 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक उड़ान प्रतिबंध रहेंगे। इंडिगो ने बताया कि 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। एयरलाइन के अनुसार भारतीय वायुसेना द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर हवाई क्षेत्र को 74वें गणतंत्र दिवस तक 1 हफ्ते के लिए प्रतिदिन लगभग 3 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। नोटिस टू एयरमैन 19 से 24 जनवरी और 26 जनवरी को सुबह के समय के लिए जारी किया गया है। निर्धारित समय सीमा से पहले या बाद में चलने वाली उड़ानें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। एयर इंडिया ने भी कहा है कि वे 74वें गणतंत्र दिवस तक 1 हफ्ते के लिए हवाई क्षेत्र हर दिन लगभग 3 घंटे के लिए प्रतिबंधित रहेगा। पंजाब के जिला खन्ना से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां मिलिट्री ग्राउंड में बम जैसी चीज मिलने की सूचना आई है। बताया जा रहा है कि यहां मिसाइल जैसी धमाकेखेज सामग्री बरामद की गई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरा इलाका सील कर दिया गया। वहीं जिस स्थान पर बम मिला है उसके साथ ही सब्जी मंडी और रिहायशी इलाका है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस दौरान भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा और उन पर देश में नफरत, हिंसा और भय फैलाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में यात्रा का स्वागत करने और उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी नीतियों, नोटबंदी, जीएसटी और कृषि विरोधी कानून का मकसद 3-4 अरबपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों,
नौजवान और मजदूरों का कल्याण उनका एजेंडे में शामिल नहीं है। बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, राज्य के मंत्री और पार्टी विधायकों के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर के पास मनेसर टोल प्लाजा पर यात्रा का स्वागत किया। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति आज यानी बुधवार को खम्मम शहर में एक जनसभा आयोजित कर रही है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा शामिल हो रहे हैं। इन जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि यह तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद उनकी यह पहली जनसभा है और साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ शिरकत कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के सामने प्रस्तावित गलियारे के निर्माण के खिलाफ व्यापारियों, पुजारियों और वृंदावन के निवासियों ने मंदिर के समीप प्रस्तावित मानचित्रों को जलाकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने वृंदावन की विरासत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखे 108 पत्र भी भेजे हैं। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला बाजार दोपहर के भी लगातार तीसरे दिन बंद रहा। यहां तक कि गोस्वामी परिवार की महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हो गई हैं। धरने में शामिल 85 वर्षीय शकुंतला देवी गोस्वामी ने कहा कि कॉरिडोर के निर्माण से न केवल वृंदावन की विरासत बर्बाद होगी बल्कि वे बेघर भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से विरोध जारी है और अधिक समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। हल्का मोगा के पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर हरजोत कमल के बारे में चंडीगढ़ में 10 जून 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी हरपाल सिंह चीमा की ओर से निर्माणाधीन 105B हाईवे के मामले में करोड़ों रुपए का गबन करने के कथित आरोप लगाए गए थे, जबकि इसमें डॉक्टर हरजोत कमल ने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है। पहले तो इस हल्का विधायक की ओर से आपके सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा को उन पर लगाए गए आरोप वापस लेने और माफी मांगने के लिए गुजारिश की गई थी, लेकिन हरपाल सिंह चीमा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर उनकी ओर से सीजीएम मैडम प्रीति सुखीजा की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का इस्तगासा दायर किया गया था। और उधर सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर 2022 को इस मामले में अदालत में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने हरपाल सिंह चीमा को तलब किया था। इसी मामले में कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने मोगा अदालत में पेश होकर अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अब 4 फरवरी निर्धारित की गई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपना बजट आगामी 8 फरवरी को पेश करेगी। इस बार बजट में पूरा फोकस युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों पर रहेगा। गहलोत सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। बजट को लेकर विभागों में जानकारियां मांगी जा रही हैं। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। दिसंबर माह में विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजस्थान बजट 2023-24 के लोक लुभावना होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सीएम गहलोत बजट में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के चिंतन शिविर के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी मीडिया में साझा की। इस दौरान गहलोत ने चिंतन शिविर में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव पास किया है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा का कानून पास करे, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गहलोत ने ओपीएस पर भी देश में बहस कराने की मांग की। वहीं इस विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने की भी तैयारी कर रही है। इस बिल से जुड़े बिंदुओं पर मतभेद मिटाने के लिए चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में जल्द ही बैठक भी होगी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप बरकरार है। दिल्ली में गिरते तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बता दें कि आज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को बारिश होने की भी संभावना है। इसके बाद ठंड कम होने के आसार हैं। बता दें कि इस समय दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बर्फीली ठंड का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रैन बसेरों में भी लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज कड़ा मुकाबला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीनों मैचों की सीरीज का पहला वनडे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज दोपहर को खेला जा रहा है। दोनों टीमें उत्साहित हैं क्योंकि भारत ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दिनों शानदार प्रदर्शन किया है और वह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट